चीन दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, लेकिन ये सच बदलने वाला है। चंद सालों में भारत उसे पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अपनी बढ़ती आबादी को काबू करने के लिए चीन ने कभी एक बच्चे की नीति को बड़ी सख्ती से लागू किया था, लेकिन वही चीन आज परेशान है कि उसकी जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार लगातार धीमी पड़ रही है। देश में बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है और कामकाजी युवाओं और नवजात शिशुओं की संख्या घट रही है। चीन राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर महाशक्ति बनने को बेताब है, लेकिन उसका भार क्या एक बूढ़ा देश संभाल पाएगा? चीन की जनसंख्या वृद्धि हाल के दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। जनगणना के ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि बीते 10 साल में चीन की आबादी सिर्फ 5.4% की रफ्तार से बढ़ी है। 11 मई 2021 को जारी आंकड़े बताते हैं कि चीन की आबादी 141 करोड़ है। वो अब भी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन 138 करोड़ की आबादी वाला भारत जल्द चीन को पीछे छोड़ दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन की कुल जनसंख्या 141 करोड़ है। इसकी तुलना 2010 की जनगणना से करें, जिसमें लोगों की संख्या 134 करोड़ थी, तो 7 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि दिखती है, यानी 5.38% की वृद्धि। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 0.57% रही है। इसकी तुलना 2000 से 2010 के बीच वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर से करें तो 0.04% की गिरावट दिखती है। आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। बीते 10 साल में चीन की आबादी में 15 से 59 साल की उम्र के लोगों की संख्या में 7% की गिरावट आई है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद में 5% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। ये आंकड़े चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि एक तरफ कामकाजी आबादी में कमी के चलते अर्थव्यवस्था को कामगारों की किल्लत हो सकती है, वहीं बूढ़े लोगों की पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल पर खर्चा बढ़ेगा। बीते कुछ दशकों में चीन बड़े बदलाव का गवाह बना है। अब वो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की 63% से ज्यादा आबादी अब शहरों में रहती है, लेकिन इस दौरान महंगाई भी तेजी से बढ़ी है। आधुनिक रहन सहन, बच्चों की पढ़ाई, परवरिश और परिवार की देखभाल पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में युवा जोड़े अपना परिवार बढ़ाने से पहले कई बार सोचते हैं। इसीलिए देश में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ने पर आम लोगों को ज्यादा हैरानी नहीं है। मेरे ख्याल से ये सामान्य है। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं। युवा लोग बहुत वित्तीय दबाव में हैं। जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, हम तभी बच्चे के बारे में सोचेंगे। अब हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम कुछ साल एक बच्चे की परवरिश कर सकें, इसीलिए मैंने इस बच्चे के बारे में सोचा। दूसरे बच्चे के बारे में सोचते हुए मैं देखूंगी कि क्या मुझ में इतना दम है। मुझे लगता है कि भविष्य में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी और धीमी होगी। मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने 2 बच्चे पैदा करने की सरकार की नीति को माना, लेकिन अब अपने इस फैसले पर पछतावा होता है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों की परवरिश में मदद करने वाला कोई भी नहीं है। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा एक और समस्या तो है ही। आज चीन की सिकुड़ती आबादी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की दीर्घकालिक नीति का नतीजा है। 1979 में देश की बढ़ती आबादी को काबू करने के लिए चीन में एक बच्चे की नीति को सख्ती से लागू किया गया था। उस वक्त जो भी जोड़ा दूसरा बच्चा पैदा करता था, उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ता था। देश की 90% आबादी इस नीति से प्रभावित हुई।
सिर्फ 10% लोगों को दूसरा बच्चा पैदा करने की रियायत मिली क्योंकि वो बहुसंख्यक हान समुदाय से नहीं थे। इसी का नतीजा है कि चीन की जो प्रजनन दर 1960 में 5.7% थी, वो 2011 में घटकर 1.5% पर आ गई। कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि इस नीति की वजह से लगभग 40 करोड़ संभावित जन्मों को रोका गया। इससे देश में खाने और पानी की किल्लत पैदा होने से भी रोकी गई। लेकिन 21वीं सदी का पहला दशक खत्म होते होते चीन को समझ आने लगा कि अब एक बच्चे की नीति उस पर भारी पड़ सकती है। नीति निर्माताओं को चिंता सताने लगी कि बच्चे पैदा नहीं होंगे तो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए कामगार कहां से आएंगे और बूढ़े लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2016 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों को दूसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति दे दी। बीते दशकों में हमें ज्यादा आबादी का बहुत फायदा हुआ है, लेकिन अब हम उन हालात में पहुंच गए हैं जहां 60 या 65 साल से ऊपर के लोग एक तरह से बोझ बन गए हैं। अब जरूरी हो गया है कि नौजवान लोग बच्चे पैदा करें और इसमें अपना योगदान दें। एक बच्चे की नीति खत्म करने का ये मतलब नहीं है कि रातों रात देश की जनसंख्या बढ़ने लग जाएगी। इस नीति की वजह से समाज का जो ताना बाना अस्तित्व में आया, जो सोच विकसित हुई, उसे एकदम से नहीं बदला जा सकता। पारिवारिक और कामकाजी जिंदगी के बीच संतुलन भी जरूरी है। जहां पहले सरकार लोगों को बच्चे पैदा करने से रोक रही थी, अब लोग सरकार के कहने के बावजूद बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं। हर बच्चा अपने परिवार का राजा होता है, लेकिन मेरे माता पिता और दादा दादी की सेहत अच्छी नहीं रहती। वो बच्चों की देखभाल में हमारी मदद नहीं कर सकते। हमारी अपनी भी नौकरियां हैं, हमें बुजुर्गों का भी ध्यान रखना होता है और बच्चों को भी पालना होता है, तो ये सब काफी मुश्किल है। चीन में 2020 में 1.2 करोड़ बच्चे पैदा हुए। ये 2019 में पैदा 1.46 करोड़ बच्चों की तुलना में 18% कम है। कम होती जन्मदर चीन के नेताओं के लिए चुनौतियों को बढ़ाएगी, जो एक संपन्न समाज तैयार करना चाहते हैं और तकनीकी उद्योग और आर्थिक वृद्धि के जरिए दुनिया भर में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। कुछ रिसर्चर मानते हैं कि चीन की आबादी पहले ही सिकुड़नी शुरू हो गई है। वो चीन की तरफ से दिए जाने वाले जनगणना के आंकड़ों पर भी संदेह जताते हैं। पिछली जनगणना को देखें तो मुझे नहीं लगता कि चीन की आबादी 128 करोड़ से ज्यादा होगी। 130 करोड़ से ज्यादा वृद्धि करना बहुत मुश्किल है। भारत की तरह चीन में भी हर 10 साल में जनगणना होती है, ताकि जनसंख्या में होने वाले बदलाव के पैटर्न और ट्रेंड का पता लगाया जा सके। जनसंख्या के आंकड़े सरकार की नीतियों को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जानकार मानते हैं कि आज चीन जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां उसके लिए जनसंख्या के आंकड़ों को संतुलित दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सही सही आंकड़े दिखा दिए गए तो इससे राजनीतिक भूचाल आ सकता है। उन्होंने आर्थिक अस्थिरता से बचने के लिए कुल जनसंख्या को स्थिर बनाया है, लेकिन प्रजनन की घटती दर को छुपाना मुश्किल है। तो इस साल के आखिर तक सरकार परिवार नियोजन से जुड़ी नीतियों में निश्चित रूप से फेरबदल करेगी। बच्चों के जन्म को बढ़ावा देने वाली नीतियां लाई जाएंगी। उनकी कोशिश रहेगी कि बाहर से चीन की जनसंख्या के आंकड़ों पर सवाल ना उठें। वे चाहेंगे कि चीनी अर्थव्यवस्था को लेकर निराशाजनक छवि ना उभरे और लोगों में ज्यादा आत्मविश्वास रहे। नीति निर्माताओं के लिए ये जरूरी है। फूशियान कहते हैं कि जब आंकड़े ही गलत होंगे तो उनके आधार पर बनने वाली नीतियां कैसे सही हो सकती हैं। जापान, जर्मनी और कुछ दूसरे अमीर देश भी युवा कामगारों की कमी और बुजुर्गों की बढ़ती तादाद से जूझ रहे हैं, लेकिन ये देश फैक्ट्रियों और टेक्नोलॉजी में निवेश के साथ साथ विदेशी पूंजी के बूते
स्थिति से निपट सकते हैं। इसके विपरीत चीन एक मध्य आय वाला देश है और अभी मजदूरों पर निर्भर खेती और मैन्युफैक्चरिंग पर उसका बहुत दारोमदार है। ऐसे में कामगारों की दिक्कत होगी तो इसका सीधा असर चीन की आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि दर में रिकॉर्ड कमी चीनी अधिकारियों के लिए चिंता को बढ़ा रही है। जनगणना के आंकड़ों में हमारे जनसंख्या विकास में कुछ ढांचागत विसंगतियां भी नजर आती हैं, जैसे कि कामकाजी उम्र वाली जनसंख्या और प्रजनन करने वाली महिलाओं की जनसंख्या घटी है। बुजुर्ग लोगों की आबादी बढ़ रही है और कुल प्रजनन दर भी घटी है। पैदा होने वाले बच्चों की संख्या भी कम रही। चीन में शादी करने वाले लोगों की संख्या भी घट रही है। बढ़ते खर्च के बीच लोग जिम्मेदारी उठाने से बच रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के प्रमुख कहते हैं कि कोरोना महामारी को देखते हुए भी लोग बच्चे पैदा करने से हिचकिचा रहे हैं। आम जिंदगी में जब भी अस्थिरता होती है तो परिवार के आकार पर भी उसका असर पड़ता है। चीन में अब एक परिवार में औसतन 2.62 लोग हैं, जबकि 10 साल पहले ये आंकड़ा 3.10 लोग था। निश्चित तौर पर बढ़ती जनसंख्या से पृथ्वी के संसाधनों पर बोझ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अगर जनसंख्या में बूढ़े और युवा लोगों का संतुलन नहीं होगा तो ये भी एक संकट की स्थिति है। साफ है कि आने वाले दिनों में चीन के सामने अपनी राजनीतिक और आर्थिक ताकत को मजबूत करने के साथ साथ अपनी जनसंख्या को संतुलित रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी।